कभी सोचा है क्यों हम हर छोटी बड़ी बात पर इतना स्ट्रेस लेते हैं? क्यों हमें हर किसी की राय इतनी जरूरी लगती है? और क्यों जितना ज्यादा हम खुश रहने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा अंदर से खाली महसूस करते हैं? मार्क मैनसन कहता है, द डिजायर फॉर अ मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। मतलब जो जितना ज्यादा खुश होने की कोशिश करता है वो उतना ही ज्यादा दुखी होता जाता है। वेलकम टू ऑडियो बुक 177, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं जिंदगी की सोच समझते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जिसने सेल्फ हेल्प की पूरी डेफिनेशन बदल दी, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFCK बाय मार्क मैनसन। 2016 में आई ये किताब कोई मोटिवेशनल फैंटेसी नहीं है, बल्कि ब्रूटल ऑनेस्टी का एक मैनिफेस्टो है। मार्क मैनसन कहता है, अ बेटर लाइफ इज नॉट अबाउट केयरिंग फॉर मोर थिंग्स, इट्स अबाउट केयरिंग फॉर फ्यूअर थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर। यानी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से नहीं तय होती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात से कि आप किस चीज की परवाह करना छोड़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस को गले लगाना ही इनर पीस की शुरुआत है, कैसे स्पेशल बनने की चाह हमें कमजोर बनाती है और कैसे नो कहना ही असली फ्रीडम देता है। अगर आप भी अपनी सोच को रीसेट करना चाहते हैं तो चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर किताब एक थेरेपी है। चैप्टर 1, डोंट ट्राई द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। कभी सोचा है क्यों हम जिंदगी में इतनी कोशिश करते हैं कुछ बनने की कि असल में जीना ही भूल जाते हैं? हर सुबह आंख खुलते ही दिमाग में एक ही आवाज गूंजती है, मुझे और करना है, मुझे और बनना है, मुझे और पाना है। और फिर दिन के अंत में जब सब कुछ कर चुके होते हैं तब भी अंदर एक अधूरापन रह जाता है। मार्क मैनसन कहता है, डोंट ट्राई। हाँ, सुनने में ये अजीब लगता है। बचपन से तो हमें यही सिखाया गया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन मैनसन कहता है यही लगातार ट्राई करना हमें एक ऐसे जाल में फंसा देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। वो इसे फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहता है। ये लूप बहुत सटल होता है। सोचो, कोई आदमी अपने बारे में बार बार कहता है, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, मुझे खुश रहना है, लेकिन हर बार जब वो ऐसा सोचता है वो खुद को याद दिला रहा होता है कि वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं है, खुश नहीं है, और यही एहसास उसे और नीचे खींचता जाता है। जितना वो अपनी लाइफ को परफेक्ट करने की कोशिश करता है उतना ही उसे अपनी इम्परफेक्शंस नजर आने लगती है। वो एक ऐसे हेल में फंस जाता है जहां हर पॉजिटिव सोच उसके अंदर एक नेगेटिव रिमाइंडर बन जाती है। मार्क इस पैराडॉक्स को एक सिंपल लाइन में समझाता है, द डिजायर फॉर अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। और फिर कहता है, द एक्सेप्टेंस ऑफ वंस नेगेटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मतलब जब हम हर समय अच्छा महसूस करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब हम पहली बार सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि जिंदगी परफेक्ट नहीं होती और ये समझ लेना ही मैच्योरिटी की पहली सीढ़ी है। मैनसन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो खुद एडमिट करता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया, बहुत गलतियां की। वो वैलिडेशन के पीछे भागता रहा, सक्सेसफुल दिखने की कोशिश करता रहा, लेकिन जितनी बार उसने परफेक्ट बनने की कोशिश की उतनी बार वो टूटता गया। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि असली आजादी ट्राई करने में नहीं बल्कि एक्सेप्ट करने में है। जब उसने खुद को ऑर्डिनरी मान लिया तब उसकी राइटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गई। ये बात ज़ेन फिलॉसफी और स्टोइसिज्म दोनों में कही गई है कि जो व्यक्ति कुछ बनने की चाह छोड़ देता है वही सच्चा इंसान बनता है, क्योंकि एम्बिशन तब तक खूबसूरत लगती है जब तक वो तुम्हें जलाना शुरू न कर दे। सोचो, क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो हमेशा कुछ न कुछ चेस कर रहा है, या वो जो आखिरकार शांति से बैठकर खुद को समझ रहा है? अगर तुम हर वक्त बेटर लाइफ की तलाश में हो तो याद रखो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह मानने पर मजबूर कर रहा है कि तुम्हारी वर्तमान जिंदगी इनफ नहीं है, और यही वो मानसिक जहर है
जो मॉडर्न लाइफ को लगातार एंजाइटी से भर रहा है। हम परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट सक्सेस के पीछे भागते हैं, पर हमें यह सिखाया ही नहीं गया कि इम्परफेक्ट मोमेंट्स में भी हैप्पीनेस होती है। मार्क लिखता है, The world is constantly telling us that we need to be something more successful, more attractive, more loved. But the truth is, we already are enough. और यहीं पर उसका मैसेज सबसे गहरा हो जाता है, क्योंकि वो कहता है, The subtle art of not giving FCK का मतलब ये नहीं कि किसी चीज की परवाह मत करो। इसका मतलब है हर चीज की परवाह मत करो, सिर्फ उन चीजों की परवाह करो जो सच में मायने रखती है। कभी कभी जिंदगी का सबसे सुकून भरा पल वो होता है जब तुम किसी चीज को चेस करना छोड़ देते हो, जब तुम खुद से कहते हो, हाँ आज सब कुछ परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं ठीक हूं। यही एक्सेप्टेंस तुम्हें उस पीस की तरफ ले जाती है जो तुम्हें किसी मेडिटेशन ऐप, किसी मोटिवेशनल कोट या किसी लक्जरी कार से नहीं मिलेगी। मां के लिए यह किताब एक रिबेलियन थी against the fake positivity culture, against the illusion that you can always win, against the idea that you must fix yourself to be worthy. वो कहता है, you are already worthy even with your chaos. तो अगर तुम आज ये सोच रहे हो कि जिंदगी का मीनिंग क्या है, तो जवाब शायद बहुत सिंपल है। शायद मीनिंग किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं, बल्कि उस दिन में छिपा है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो, जब तुम मिरर में खुद को देखकर कहते हो, मैं अभी जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। और यही इस पहले चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है। स्टॉप ट्राइंग टू बी मोर, स्टार्ट बीइंग रियल। क्योंकि जब तुम बेटर बनने की जरूरत महसूस करना छोड़ दोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम हमेशा से काफी थे। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। कभी गौर किया है, हर इंसान इस दुनिया में खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या सच में कोई हमेशा खुश रह सकता है? मार्क मैनसन कहता है, हैप्पीनेस इज नॉट अ सॉल्वेबल इक्वेशन, इट्स अ रिकरिंग प्रॉब्लम। यानी खुशी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो एक संघर्ष है जो हर दिन, हर पल नए रूप में हमारे सामने आता है। वो एक दिलचस्प किरदार की कल्पना करता है, डिसअपॉइंटमेंट पांडा, एक ऐसा सुपर हीरो जो लोगों को सच्चाई सुनाता है। वो कहता, तुम्हारी शादी में हमेशा एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, तुम्हारे दोस्त तुम्हें धोखा देंगे, कभी कभी तुम फेल हो जाओगे, और यही तुम्हें इंसान बनाएगा। अब सोचो, अगर ऐसा सुपर हीरो सच में होता तो शायद वो किसी को पसंद ना आता, क्योंकि हम सच्चाई नहीं सुनना चाहते, हम कंफर्ट सुनना चाहते हैं। मैनसन कहता है कि असली हैप्पीनेस प्रॉब्लम से भागने में नहीं, बल्कि सही प्रॉब्लम्स चुनने में है। हर इंसान के पास दर्द है, फर्क बस इतना है कि तुम कौन सा दर्द चुनते हो। तुम जिम का पेन चुन सकते हो या आलस का गिल्ट। तुम रिजेक्शन का रिस्क उठा सकते हो या कभी प्यार न करने की खालीपन का दर्द। लाइफ तुम्हें हमेशा पेन देगी, पर चॉइस तुम्हारी है कि कौन सा पेन मीनिंगफुल है। वो लिखता है, डोंट जस्ट आस्क व्हाट यू वांट इन लाइफ, आस्क व्हाट पेन आर यू विलिंग टू सस्टेन, क्योंकि वो पेन ही तुम्हें डिफाइन करेगा। हर रिलेशनशिप, हर करियर, हर पैशन के पीछे एक स्ट्रगल छिपा है। जो उस स्ट्रगल को एक्सेप्ट करता है वही जेन्युइनली खुश रह सकता है। अब जरा सोचो, तुम आखिरी बार कब दुखी हुए थे? किसी रिजेक्शन से, किसी लॉस से, किसी फेलियर से? शायद तब तुमने कहा, व्हाई मी? लेकिन मार्क कहता है, व्हाई नॉट यू? क्योंकि लाइफ किसी के लिए इजी नहीं है। हम सब एक ही समंदर में तैर रहे हैं, बस किसी की लहरें बड़ी हैं, किसी की छोटी। साइकोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं कि हैप्पीनेस का असली स्रोत प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, जब हम किसी डर को हराते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का लेवल बढ़ता है और हम खुद को अलाइव महसूस करते हैं। मतलब हैप्पीनेस कंफर्ट में नहीं, ग्रोथ में छिपी है। लेकिन आज की जनरेशन चाहती है इंस्टेंट हैप्पीनेस, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, डोपामाइन हिट्स। पर यह सब हैप्पीनेस नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि जब वो स्क्रीन बंद होती है,
तो तुम्हारा खालीपन पहले से ज्यादा गहरा महसूस होता है। मार्क लिखता है, द कॉन्स्टेंट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ अनहैप्पीनेस। क्योंकि जब तुम हर समय खुश रहने की कोशिश करते हो तो तुम ये मान लेते हो कि तुम अभी दुखी हो, और वहीं से ये लूप शुरू होता है, एंडलेस डिससैटिस्फैक्शन का। एक ज़ेन मास्टर ने कहा था, जो व्यक्ति दुख से डरता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं जान सकता, क्योंकि खुशी और दुख दो विरोधी नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर तुम एक को स्वीकार करते हो तो दूसरा अपने आप आता है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी कठिनाई के सामने लाए तो खुद से मत पूछो क्यों मैं, बल्कि पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। क्योंकि यही सवाल तुम्हें दुख से बाहर नहीं बल्कि उसके पार ले जाएगा। मार्क कहता है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नॉट अवॉइडिंग देम। तो अगर आज तुम किसी स्ट्रगल में हो तो शायद यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी मोमेंट है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के साथ आती है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो महसूस करोगे कि जिन चीजों से तुम डरते थे वही तुम्हारी असली ताकत बन गई। क्योंकि हैप्पीनेस कोई स्थायी अवस्था नहीं, वो तो एक यात्रा है जहां हर दर्द, हर असफलता तुम्हें थोड़ा और इंसान बनाती है। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, तुम बहुत खास हो, तुम जो चाहो वो बन सकते हो, तुम दुनिया बदल दोगे। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, ईगो को सहलाती है, लेकिन मार्क मैनसन कहता है यही सबसे बड़ा झूठ है। आज की दुनिया में हर कोई एक्सेप्शनल बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो बाकी सबसे अलग दिखे। सोशल मीडिया पर, करियर में, रिश्तों में हर कोई बेस्ट वर्जन बनना चाहता है। पर असली सवाल यह है, क्या वाकई सब स्पेशल हो सकते हैं? अगर सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नहीं है। और यही सच्चाई हमें अंदर से तोड़ती है, क्योंकि हमें ऑर्डिनरी होने की आदत नहीं रही। हम हर उस पल को रिजेक्ट कर देते हैं जिसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। पर मार्क कहता है, बीइंग ऑर्डिनरी इज ओके, मोस्ट ऑफ लाइफ इज ऑर्डिनरी। वो एक सिंपल उदाहरण देता है, अगर किसी इंसान को हमेशा लगता रहे कि उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो वो हर समय अपनी ऑर्डिनरी मोमेंट्स से नफरत करेगा। वो हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करेगा, हमेशा लगेगा कि वो पीछे रह गया है, और यही कंपैरिजन उसे एंजाइटी में धकेल देगा। आज के सोशल मीडिया दौर में यही सबसे बड़ी बीमारी है। हर स्वाइप के साथ तुम्हारे सामने किसी की सक्सेस स्टोरी आती है, किसी का लग्जरी कार, किसी का मालदीव ट्रिप, किसी का 6 पैक बॉडी, और तुम्हारा दिमाग कहता है देखो वो आगे निकल गया। पर तुम भूल जाते हो कि वो स्नैपशॉट है, जिंदगी नहीं। वो हाईलाइट है, पूरी कहानी नहीं। मार्क कहता है, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ योर लाइफ विल बी बोरिंग एंड अनरिमार्केबल, एंड दैट्स ओके। क्योंकि ग्रोथ हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं होती, कभी कभी वो बस उस सुबह में होती है जब तुम अपने डर के बावजूद उठते हो, जब तुम किसी से माफी मांगते हो या किसी को माफ कर देते हो, जब तुम अपनी जरूरतों से ज्यादा किसी और की मदद करते हो। वही मोमेंट्स तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं, भले ही कोई कैमरा उन्हें कैप्चर न करे। वो लिखता है, द टिरनी ऑफ एक्सेप्शनलिज्म हैज मेड अस मिजरेबल। हम अब खुशी नहीं चाहते, वैलिडेशन चाहते हैं। हम अब मीनिंग नहीं ढूंढते, अप्रूवल ढूंढते हैं, और यही मॉडर्न डिप्रेशन की जड़ है। मार्क खुद एडमिट करता है कि वो भी इस ट्रैप में फंसा था। वो भी चाहता था कि उसकी ब्लॉग वायरल हो, लोग उसे जीनियस कहें, पर जब उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की चाह छोड़ी तभी उसकी राइटिंग रील बनी, क्योंकि तब वो इंप्रेस करने के लिए नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए लिख रहा था। सच्ची आजादी तब आती है जब तुम ऑर्डिनरी होने से डरना छोड़ देते हो, क्योंकि ऑर्डिनरी का मतलब फेलियर नहीं बल्कि बैलेंस है। वो जगह है जहां तुम्हें खुद से प्यार करना आता है, बिना किसी प्रूफ के, बिना अपलॉज के। मार्क कहता है, वी आर नॉट ऑल मेंट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। द ट्रूथ इज मोस्ट ऑफ अस विल बी मेडियोकर एट मोस्ट थिंग्स,
एंड दैट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि मीडियोक्रिटी में ही पीस है। वो तुम्हें ग्राउंडेड रखती है, रील रखती है। वो तुम्हें सिखाती है कि सेल्फ वर्थ किसी स्कोर बोर्ड से नहीं आती, बल्कि उस ईमानदारी से आती है जिससे तुम खुद को देखते हो। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम खास नहीं हो, तो याद रखना, ऑर्डिनरी होना भी एक गिफ्ट है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स बनाते हैं। जो किसान खेत में सूरज के नीचे काम करता है, जो माँ हर सुबह बच्चों के लिए खाना बनाती है, जो आदमी बस में खड़े होकर किसी बुजुर्ग को सीट देता है, वही असली हीरोज है। माँ का मैसेज सीधा है, स्टॉप चेसिंग स्पेशलनेस, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग ट्रूथ। क्योंकि जब तुम एक्सेप्शनल बनने की जरूरत छोड़ दोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर पहले से ही वो सब है जो तुम्हें पूरा बनाता है। और तब शायद तुम पहली बार सच्ची शांति महसूस करोगे। वो शांति जो लाइक्स में नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस में छिपी है। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। कभी किसी रात जब सब कुछ शांत हो, तुम्हें अपने अंदर से एक सवाल आता है, क्यों मैं ही? क्यों हमेशा मुझे ही मुश्किलें मिलती है? क्यों मैं ही इतना थक गया हूं, टूट गया हूं, जब बाकी सबकी जिंदगी इतनी आसान लगती है? मार्क मैनसन इस सवाल का जवाब एक दर्दनाक सच से देता है, पेन इज इनएविटेबल बट मीनिंगलेस पेन इज ऑप्शनल। यानी हर किसी को सफरिंग झेलनी पड़ती है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस सफरिंग को अर्थ देते हैं और कुछ उससे भागते हैं। वो कहता है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिफाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। मतलब, अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ आसान है, तो शायद तुम कुछ सच्चा नहीं कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा स्ट्रगल के रूप में आती है। वो एक कॉन्सेप्ट समझाता है, द सेल्फ अवेयरनेस अनियन। ये अनियन के लेयर्स की तरह है। पहली लेयर, तुम्हारी सिंपल इमोशंस, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। दूसरी लेयर, क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे रिजेक्शन का डर है। तीसरी और सबसे गहरी लेयर, मेरे लिए एक्सेप्टेंस इतना जरूरी क्यों है? डोंट जस्ट आस्क व्हाट यू वांट इन लाइफ, आस्क व्हाट पेन आर यू विलिंग टू सस्टेन, क्योंकि वो पेन ही तुम्हें डिफाइन करेगा। हर रिलेशनशिप, हर करियर, हर पैशन के पीछे एक स्ट्रगल छिपा है। जो उस स्ट्रगल को एक्सेप्ट करता है, वही जेन्युइनली खुश रह सकता है। अब जरा सोचो, तुम आखिरी बार कब दुखी हुए थे? किसी रिजेक्शन से, किसी लॉस से, किसी फेलियर से? शायद तब तुमने कहा, वाई मी? लेकिन मार्क कहता है, वाई नॉट यू? क्योंकि लाइफ किसी के लिए इजी नहीं है। हम सब एक ही समंदर में तैर रहे हैं, बस किसी की लहरें बड़ी हैं, किसी की छोटी। साइकोलॉजिस्ट्स भी यही मानते हैं कि हैप्पीनेस का असली स्रोत प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, जब हम किसी डर को हराते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन का लेवल बढ़ता है और हम खुद को अलाइव महसूस करते हैं। मतलब हैप्पीनेस कंफर्ट में नहीं, ग्रोथ में छिपी है। लेकिन आज की जनरेशन चाहती है इंस्टेंट हैप्पीनेस, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, डोपामाइन हिट्स। पर यह सब हैप्पीनेस नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि जब वो स्क्रीन बंद होती है, तो तुम्हारा खालीपन पहले से ज्यादा गहरा महसूस होता है। मार्क लिखता है, द कॉन्स्टेंट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज इटसेल्फ अ फॉर्म ऑफ अनहैप्पीनेस। क्योंकि जब तुम हर समय खुश रहने की कोशिश करते हो, तो तुम ये मान लेते हो कि तुम अभी दुखी हो, और वहीं से ये लूप शुरू होता है, एंडलेस डिसैटिस्फैक्शन का। एक ज़ेन मास्टर ने कहा था, जो व्यक्ति दुख से डरता है, वो कभी सच्ची खुशी नहीं जान सकता, क्योंकि खुशी और दुख दो विरोधी नहीं है, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर तुम एक को स्वीकार करते हो, तो दूसरा अपने आप आता है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें किसी कठिनाई के सामने लाए, तो खुद से मत पूछो क्यों मैं, बल्कि पूछो मैं इससे क्या सीख सकता हूं। क्योंकि यही सवाल तुम्हें दुख से बाहर नहीं, बल्कि उसके पार ले जाएगा। मार्क कहता है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नॉट अवॉइडिंग देम। तो अगर आज तुम किसी स्ट्रगल में हो, तो शायद यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी मोमेंट है। क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के साथ आती है,
और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो महसूस करोगे कि जिन चीजों से तुम डरते थे वही तुम्हारी असली ताकत बन गई। क्योंकि हैप्पीनेस कोई स्थायी अवस्था नहीं, वो तो एक यात्रा है जहां हर दर्द, हर असफलता तुम्हें थोड़ा और इंसान बनाती है। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, तुम बहुत खास हो, तुम जो चाहो वो बन सकते हो, तुम दुनिया बदल दोगे। ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, ईगो को सहलाती है, लेकिन मार्क मैनसन कहता है यही सबसे बड़ा झूठ है। आज की दुनिया में हर कोई एक्सेप्शनल बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो बाकी सबसे अलग दिखे। सोशल मीडिया पर, करियर में, रिश्तों में हर कोई बेस्ट वर्जन बनना चाहता है। पर असली सवाल ये है, क्या वाकई सब स्पेशल हो सकते हैं? अगर सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई नहीं है। और यही सच्चाई हमें अंदर से तोड़ती है, क्योंकि हमें ऑर्डिनरी होने की आदत नहीं रही। हम हर उस पल को रिजेक्ट कर देते हैं जिसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। पर मार्क कहता है बीइंग ऑर्डिनरी इज ओके, मोस्ट ऑफ लाइफ इज ऑर्डिनरी। वो एक सिंपल उदाहरण देता है, अगर किसी इंसान को हमेशा लगता रहे कि उसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो वो हर समय अपनी ऑर्डिनरी मोमेंट्स से नफरत करेगा। वो हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करेगा, हमेशा लगेगा कि वो पीछे रह गया है, और यही कंपैरिजन उसे एंजाइटी में धकेल देगा। आज के सोशल मीडिया दौर में यही सबसे बड़ी बीमारी है। हर स्वाइप के साथ तुम्हारे सामने किसी की सक्सेस स्टोरी आती है, किसी का लग्जरी कार, किसी का मालदीव ट्रिप, किसी का 6 पैक बॉडी, और तुम्हारा दिमाग कहता है देखो वो आगे निकल गया। पर तुम भूल जाते हो कि वो स्नैपशॉट है, जिंदगी नहीं। वो हाईलाइट है, पूरी कहानी नहीं। मार्क कहता है द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ योर लाइफ विल बी बोरिंग एंड अनरिमार्केबल, एंड दैट्स ओके। क्योंकि ग्रोथ हमेशा स्पॉटलाइट में नहीं होती, कभी कभी वो बस उस सुबह में होती है जब तुम अपने डर के बावजूद उठते हो, जब तुम किसी से माफी मांगते हो या किसी को माफ कर देते हो, जब तुम अपनी जरूरतों से ज्यादा किसी और की मदद करते हो। वही मोमेंट्स तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाते हैं, भले ही कोई कैमरा उन्हें कैप्चर न करे। वो लिखता है द टिरनी ऑफ एक्सेप्शनलिज्म हैज मेड अस मिजरेबल। हम अब खुशी नहीं चाहते, वैलिडेशन चाहते हैं। हम अब मीनिंग नहीं ढूंढते, अप्रूवल ढूंढते हैं, और यही मॉडर्न डिप्रेशन की जड़ है। मार्क खुद एडमिट करता है कि वो भी इस ट्रैप में फंसा था। वो भी चाहता था कि उसकी ब्लॉग वायरल हो, लोग उसे जीनियस कहें, पर जब उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की चाह छोड़ी तभी उसकी राइटिंग रील बनी, क्योंकि तब वो इंप्रेस करने के लिए नहीं, एक्सप्रेस करने के लिए लिख रहा था। सच्ची आजादी तब आती है जब तुम ऑर्डिनरी होने से डरना छोड़ देते हो, क्योंकि ऑर्डिनरी का मतलब फेलियर नहीं बल्कि बैलेंस है। वो जगह है जहां तुम्हें खुद से प्यार करना आता है, बिना किसी प्रूफ के, बिना अपलॉज के। मार्क कहता है वी आर नॉट ऑल मेंट टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। द ट्रूथ इज मोस्ट ऑफ अस विल बी मेडियोकर एट मोस्ट थिंग्स, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। क्योंकि मीडियोक्रिटी में ही पीस है। वो तुम्हें ग्राउंडेड रखती है, रील रखती है। वो तुम्हें सिखाती है कि सेल्फ वर्थ किसी स्कोर बोर्ड से नहीं आती, बल्कि उस ईमानदारी से आती है जिससे तुम खुद को देखते हो। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम खास नहीं हो, तो याद रखना ऑर्डिनरी होना भी एक गिफ्ट है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंट्स बनाते हैं। जो किसान खेत में सूरज के नीचे काम करता है, जो माँ हर सुबह बच्चों के लिए खाना बनाती है, जो आदमी बस में खड़े होकर किसी बुजुर्ग को सीट देता है, वही असली हीरोज है। मार्क का मैसेज सीधा है, स्टॉप चेसिंग स्पेशलनेस, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग ट्रूथ। क्योंकि जब तुम एक्सेप्शनल बनने की जरूरत छोड़ दोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंदर पहले से ही वो सब है जो तुम्हें पूरा बनाता है, और तब शायद तुम पहली बार सच्ची शांति महसूस करोगे। वो शांति जो लाइक्स में नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस में छिपी है। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग। कभी किसी रात जब सब कुछ शांत हो,
तुम्हें अपने अंदर से एक सवाल आता है, क्यों मैं ही? क्यों हमेशा मुझे ही मुश्किलें मिलती है? क्यों मैं ही इतना थक गया हूं, टूट गया हूं, जब बाकी सबकी जिंदगी इतनी आसान लगती है? मार्क मैनसन इस सवाल का जवाब एक दर्दनाक सच से देता है, पेन इज इनएविटेबल बट मीनिंगलेस पेन इज ऑप्शनल। यानी हर किसी को सफरिंग झेलनी पड़ती है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस सफरिंग को अर्थ देते हैं और कुछ उससे भागते हैं। वो कहता है, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज डिफाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स। मतलब अगर तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ आसान है तो शायद तुम कुछ सच्चा नहीं कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा स्ट्रगल के रूप में आती है। वो एक कॉन्सेप्ट समझाता है, द सेल्फ अवेयरनेस अनियन। ये अनियन के लेयर्स की तरह है। पहली लेयर तुम्हारी सिंपल इमोशंस, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। दूसरी लेयर, क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे रिजेक्शन का डर है। तीसरी और सबसे गहरी लेयर, मेरे लिए एक्सेप्टेंस इतना जरूरी क्यों है? और वहीं पर हमें अपने वैल्यूज मिलते हैं, वो चीजें जिनके आधार पर हम दुनिया को देखते हैं। मैनसन कहता है, ज्यादातर लोगों की सफरिंग इसलिए बेकार है क्योंकि उनकी वैल्यूज शिटी है। वो फेम, स्टेटस, पॉपुलैरिटी, कंट्रोल जैसी चीजों के पीछे भागते हैं, और जब वो नहीं मिलती तो अंदर खालीपन रह जाता है, क्योंकि ये वैल्यूज बाहर से आती है और बाहर की हर चीज टेम्पररी होती है। वो एक कहानी सुनाता है, एक रॉक स्टार जिसने सब कुछ पा लिया, पैसा, फेम, फैंस, लेकिन फिर भी वो हर रात नशे में डूबा रहता था, क्योंकि उसे अपने अंदर कोई मीनिंग नहीं मिल रहा था। वो कहता था, हर कोई मुझे चाहता है पर मुझे खुद से ही प्यार नहीं है। और तभी मैनसन लिखता है, इफ यू वांट टू चेंज हाउ यू सी योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू चेंज व्हाट यू वैल्यू एंड हाउ यू मेजर सक्सेस। हम में से ज्यादातर लोग सक्सेस को नंबर्स में नापते हैं, फॉलोअर्स, सैलरी, लाइक्स, पोजेशंस। लेकिन ये सारे स्केल फ्रेजाइल हैं। एक दिन एल्गोरिदम बदलता है और तुम्हारी पूरी सेल्फ वर्थ गिर जाती है। इसलिए वो कहता है, स्टॉप मेजरिंग योर लाइफ विद बुलशिट मैट्रिक्स। ट्रू वैल्यूज वो है जो अंदर से आते हैं, ऑनेस्टी, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, करेज, क्यूरियोसिटी। ये वो क्वालिटीज है जो तुम्हें हर स्थिति में ग्राउंडेड रखती है। तुम्हारी सफरिंग मीनिंगफुल तब बनती है जब वो तुम्हें किसी गहरे ट्रूथ तक पहुंचाती है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि वो तुम्हें दिखा सके कि तुम्हारे अंदर कितना कुछ बनने की कैपेसिटी है। जैसे मिट्टी को गूंथे बिना वो आकार नहीं लेती, वैसे इंसान भी बिना संघर्ष के नहीं बनता। मार्क के शब्दों में, Who you are is defined by what you're willing to struggle for। तो अगर तुम किसी चीज के लिए लड़ रहे हो, अगर तुम किसी मुश्किल रास्ते पर चल रहे हो, तो शायद तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि कंफर्ट में कोई कहानी नहीं बनती। कहानी वही शुरू होती है जहां दर्द होता है, जहां तुम्हें लगता है कि अब और नहीं होगा, और फिर भी तुम करते हो। तो जब अगली बार जिंदगी तुम्हें चोट पहुंचाए तो उसे दुश्मन मत समझो। वो शायद तुम्हें तुम्हारे असली सेल्फ तक ले जाने आई है। वो तुम्हें सिखाने आई है कि किस दर्द को अपनाना है और किसे छोड़ देना है, क्योंकि हैप्पीनेस तब नहीं आती जब तुम सफरिंग से बचते हो। वो तब आती है जब तुम समझते हो कि कौन सी सफरिंग तुम्हें अर्थ देती है। मार्क मैनसन कहता है, फाइंड समथिंग वर्थ सफरिंग फॉर। क्योंकि जब तुम्हें अपनी सफरिंग का मीनिंग मिल जाता है, तब वो दर्द भी एक तरह की शांति बन जाता है। वो तुम्हें मजबूत करता है, साफ करता है और तुम्हें अपने सच्चे रूप के करीब लाता है। और यही है इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज। दर्द से मत भागो, उसे समझो, क्योंकि उसी में तुम्हारी ताकत छिपी है। वो ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है, बिना तुम्हें एक्सेप्शनल बने। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी असल में किसकी वजह से बनती है? किसके डिसीजंस हमें वहां तक ले आते हैं जहां आज हम खड़े हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मार्क मैनसन कहता है, दैट्स द बिगेस्ट लाई यू टेल योरसेल्फ। क्योंकि हर वक्त, हर स्थिति में तुम कुछ न कुछ चुन रहे हो, कभी कॉन्शियसली,
कभी अनकॉन्शियसली। एक कहानी है, एक आदमी सड़क पर चल रहा था और अचानक किसी ने उसे गाली दी। वो पल 2 सेकंड का था, पर अब उस आदमी के पास 2 रास्ते थे। या तो वो पल भर में रिएक्ट करे, गुस्से में चिल्लाए, या फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाए। उसने जो चुना वही उसकी पूरी इवनिंग का मूड तय कर गया। चॉइस छोटी थी लेकिन असर गहरा। मार्क कहता है, इवन व्हेन यू कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू यू, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू रिस्पॉन्ड। यानी हर सिचुएशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी ही होती है। और यही बात बहुतों को पसंद नहीं आती, क्योंकि ब्लेम करना आसान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल। किसी का दिल टूटता है, वो कहता है उसने मुझे धोखा दिया। कोई फेल होता है, कहता है टीचर ने सपोर्ट नहीं किया। कोई बिजनेस में हारा तो कहता है लक मेरे साथ नहीं थी। लेकिन मार्क पूछता है, ठीक है वो सब हो गया, अब आगे क्या? अब तुम क्या करोगे? यही अब तुम्हारा चॉइस है। वो इसे कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्ट फैलेसी। मतलब फॉल्ट किसी और की हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा तुम्हारी होती है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे डिसीजंस ही इसका डायरेक्शन तय करते हैं। वो एक पर्सनल कहानी सुनाता है। उसका चाइल्डहुड आसान नहीं था। पेरेंट्स के फाइट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आइडेंटिटी क्राइसिस। पर एक दिन उसे एहसास हुआ कि अगर वो हर बात का ब्लेम अपने पास्ट को देता रहेगा तो उसका फ्यूचर भी वही रहेगा। उसने लिखना शुरू किया, खुद को एक्सप्रेस किया और धीरे धीरे अपनी आवाज ढूंढ ली, क्योंकि उसने चूज किया आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन मीनिंग। साइकोलॉजी भी यही कहती है, कंट्रोल की भावना, सेंस ऑफ कंट्रोल ही इंसान की मानसिक ताकत की जड़ है। जो व्यक्ति मानता है कि मैं अपने डिसीजंस का मालिक हूं, वो कठिन हालात में भी शांत रहता है। और जो दूसरों को ब्लेम करता है, वो धीरे धीरे हेल्पलेस बन जाता है। मार्क लिखता है, वी आर ऑलवेज चूजिंग, इवन नॉट चूजिंग इज अ चॉइस। अगर तुम किसी चीज पर एक्शन नहीं लेते तो वो भी एक चॉइस है। तुमने चुन लिया है कुछ न करना, और वो भी तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे हालात में डाल देती है जहां सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। कोई अपनों से दूर हो जाता है, कोई सपने अधूरे रह जाते हैं। ऐसे वक्त में चॉइस सिर्फ एक होती है, तुम उस दर्द में डूबे रहो या उससे कुछ नया बनाओ। सफल लोग इसलिए अलग हैं क्योंकि उन्होंने अपने दर्द को मीनिंग में बदलना सीखा है। उन्होंने सीखा है कि चाहे जिंदगी कैसी भी हो, माई रिस्पॉन्स इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्क एक गहरी बात कहता है, यू कांट ऑलवेज कंट्रोल वॉट हैपन्स, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द स्टोरी यू टेल योर सेल्फ अबाउट इट। और यही कहानी तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम हर बार खुद को विक्टिम मानते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें उसी लेंस से दिखेगी। पर अगर तुम खुद को फाइटर मानते हो तो हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। तो अगली बार जब कुछ गलत हो तो खुद से ये मत पूछो व्हाट डिड दिस हैपन टू मी, बल्कि पूछो अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं, क्योंकि वहीं से तुम्हारी असली पावर शुरू होती है। मार्क के शब्दों में, फ्रीडम इज द रिकॉग्निशन दैट यू अलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि जब तुम ये मान लेते हो कि कोई और तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तभी तुम खुद को बचाना शुरू करते हो। और शायद यही मैच्योरिटी की पहचान है, जब हम ब्लेम करना छोड़कर अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करते हैं। क्योंकि हर पल, हर सांस में हम एक नया चॉइस कर रहे होते हैं, और वही चॉइस हमारी जिंदगी का असली नैरेटिव बनाती है। तो आज अगर तुम थके हुए हो, हारे हुए हो या उलझे हुए हो, तो बस एक बात याद रखो, तुम्हारे पास अभी भी चॉइस है। तुम चाहे जो भी झेल रहे हो, तुम्हारे पास हमेशा एक नया रिस्पॉन्स चुनने की ताकत है, और वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। चैप्टर 6, You're wrong about everything, but so am I। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी बात पर पूरी तरह यकीन रखते थे, मैं सही हूं, बाकी सब गलत, और फिर कुछ सालों बाद तुम्हें एहसास हुआ कि सच्चाई बिल्कुल उलट थी। मार्क मैनसन कहता है,
यही जीवन का सबसे बड़ा आयरनी है। हम सब गलत हैं, बस कुछ लोग अपने गलत होने को मानने में तेज होते हैं। वो कहता है सर्टेनिटी इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ। क्योंकि जब हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। हम रिजिड हो जाते हैं, ईगो में बंद, और यही रिजिडनेस हमें टूटने से पहले झुकने नहीं देती। मार्क की फिलॉसफी सीधी है, बिलीफ्स आर लाइक हाउसेस। टाइम टू टाइम उन्हें रिनोवेट करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने बिलीफ्स को मंदिर बना लेते हैं जहां बदलाव पाप समझा जाता है। वो दूसरों की बात सुनते ही नहीं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनका ट्रूथ हिल न जाए। लेकिन यही डर हमें इग्नोरेंट बना देता है। एक कहानी है, एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा होकर कहता है, मैंने पूरी दुनिया देख ली। वो ये नहीं जानता कि उसने सिर्फ अपना समुद्र देखा है। ऐसे ही हम सब अपनी लिमिटेड परसेप्शन में जीते हैं और फिर उसे ही अल्टीमेट रियलिटी मान लेते हैं। मार्क इसे द डेंजर्स ऑफ प्योर सर्टेनिटी कहता है। वो कहता है जो लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने अपनी सर्टेनिटी खो दी तो उनकी आइडेंटिटी बिखर जाएगी। वो एक ब्रूटल ट्रूथ बताता है, कॉन्फिडेंस इज ऑफन बिल्ट ऑन इग्नोरेंस, और ह्यूमिलिटी उस सच्ची नम्रता की शुरुआत होती है जब तुम ये मान लेते हो कि शायद तुम गलत भी हो सकते हो। वो इसे समझाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल का जिक्र करता है, द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। जो लोग कम जानते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। जो सच में गहराई से जानते हैं उन्हें पता होता है कि कितना कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानते। माँ कहता है, द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज हाउ लिटिल यू नो। और फिर वो एक अंधेरे सच को सामने रखता है। हम ज्यादातर अपनी राय इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो सही है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें सुरक्षित महसूस कराती है। हम ऐसी बातें चुनते हैं जिनसे हमारा ईगो कंफर्म होता है। यानी हम ट्रूथ नहीं ढूंढते, हम कंफर्ट ढूंढते हैं। इसलिए वो कहता है, किल योरसेल्फ, मतलब उस फॉल्स सेल्फ को मार दो जो हर वक्त सही साबित होना चाहता है। क्योंकि जब तक तुम अपनी गलतियों से जुड़ी पहचान नहीं छोड़ोगे तब तक तुम सीख नहीं पाओगे। मार्क लिखता है, द ओनली वे टू बी ट्रूली कॉन्फिडेंट इज टू बी कंफर्टेबल बीइंग रॉन्ग। जब तुम अपने गलत होने को एक्सेप्ट कर लेते हो तभी तुम खुल जाते हो नई बातों, नए ट्रूथ, नए एक्सपीरियंसेस के लिए। वो कहता है, इफ वी बिलीव वी ऑलरेडी नो एवरीथिंग, लाइफ बिकम्स अ प्रिजन बिल्ट ऑफ आवर ओन ओपिनियंस। अब जरा सोचो, आखिरी बार कब तुमने किसी से बहस की थी और सिर्फ जीतने के लिए लड़ते रहे थे? कितनी बार तुमने किसी नई राय को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो तुम्हारे पुराने बिलीफ से टकरा रही थी? हम खुद को ओपन माइंडेड समझते हैं, पर हम अपनी ही सोच के कैदी बन चुके हैं। मार्क इसे मैनसन्स लॉ ऑफ अवॉइडेंस कहता है, पीपल अवॉइड द थिंग्स दैट चैलेंज देयर आइडेंटिटी। यानी हम सच्चाई से नहीं, उन अनकंफर्टेबल सवालों से भागते हैं जो हमें बदल सकते हैं। लेकिन ग्रोथ वही शुरू होती है जहां सर्टेनिटी खत्म होती है। तो वो सलाह देता है, बी स्केप्टिकल ऑफ योरसेल्फ, डाउट योर ओन स्टोरीज। क्योंकि डाउट तुम्हें कमजोर नहीं करता, वो तुम्हें ईमानदार बनाता है। सवाल पूछना रिबेलियन नहीं है, वो मैच्योरिटी की निशानी है। माँ कहता है, ट्रूथ इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, इट्स अबाउट कंटिन्यूअसली क्वेश्चनिंग। और शायद यही जिंदगी की असली बुद्धिमानी है, हर वक्त थोड़ा गलत रहना ताकि हर दिन थोड़ा और सही सीखा जा सके। तो अगली बार जब तुम्हें किसी बात पर पूरा यकीन हो तो खुद से पूछना, क्या मैं 100% सही हूं? क्योंकि यही सवाल तुम्हें ईगो से निकालकर विजडम की ओर ले जाएगा। और जब तुम अपने गलत होने में भी शांति महसूस करने लगो तब समझो तुम वाकई सही रास्ते पर हो। मार्क इस अध्याय को एक शानदार लाइन से खत्म करता है, वी आर ऑल जस्ट रॉन्ग पीपल ट्राइंग टू बी अ लिटिल लेस रॉन्ग एवरी डे। तो अगली बार जब कोई तुम्हें चैलेंज करे या कोई तुम्हारी सोच पर सवाल उठाए तो डिफेंसिव मत बनो, क्यूरियस बनो। क्योंकि क्यूरियोसिटी ही वो रास्ता है जो इग्नोरेंस से अंडरस्टैंडिंग तक ले जाता है। और शायद सच्चा इंटेलिजेंस यही है,
खुद को कभी पूरी तरह सही न मानना। चैप्टर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। कभी किसी रात तुमने खुद से कहा होगा, अब मुझसे नहीं होगा। वो पल जब सब कुछ गिरता हुआ लगता है, जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारा विश्वास सब एक एक करके टूट जाते हैं। पर मार्क मैनसन कहता है, यहीं से असली शुरुआत होती है, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा झूठ यही है कि सक्सेस फेलियर से अलग है। सच तो ये है, सक्सेस फेलियर का ही दूसरा नाम है। मार्क इसे कहता है दी फेलियर सक्सेस पैराडॉक्स। वो कहता है, दी मोर यू फेल दी मोर यू सक्सीड। हर बार जब तुम गिरते हो तब तुम्हारा कैरेक्टर थोड़ा और मजबूत होता है, तुम्हारा ईगो थोड़ा और घुलता है, और तुम्हारा रियल सेल्फ जरा और स्पष्ट होता है। वो एक सिंपल स्टोरी सुनाता है। पिकासो ने अपने जीवन में लगभग 50,000 आर्ट पीसेस बनाए, लेकिन दुनिया आज सिर्फ उसके कुछ दर्जन मास्टरपीसेस को याद करती है। बाकी सब वो उसके फेलियर्स थे। पर अगर वो हर बार परफेक्ट बनने के इंतजार में बैठा रहता तो शायद वो कभी आर्टिस्ट ही नहीं बन पाता। वो करता गया, बनाता गया, गिरता गया, और उसी में उसकी ग्रेटनेस थी। मार्क कहता है, एक्शन इजंट जस्ट द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन, इट्स द कॉज ऑफ इट। मतलब पहले करो, फिर एनर्जी आएगी, क्योंकि मोटिवेशन तुम्हारे दरवाजे पर नॉक नहीं करती, वो तब पैदा होती है जब तुम मूव करते हो। यही उसका डू समथिंग प्रिंसिपल है। जस्ट डू समथिंग, दी आंसर्स विल फॉलो। वो लिखता है कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि वो कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर मैं फेल हो गया तो क्या। लेकिन मैनसन कहता है, फेलियर इज दी प्रोसेस, अवॉइडिंग इट इज दी रियल फेलियर। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो सैकड़ों बार गिरता है। वो हर बार उठता है, बिना गिल्ट के, बिना शेम के, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि गिरना गलत है। वो बस कोशिश करता रहता है और धीरे धीरे वो चलना सीख जाता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी कोशिशों को दूसरों की नजरों से मापने लगते हैं, और यही डर हमें रोक देता है। मार्क कहता है, पेन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर तुम किसी चीज में ट्रूली अच्छे बनना चाहते हो तो तुम्हें उस पेन से गुजरना ही होगा। तुम्हें रिजेक्शन झेलना होगा, बोर्डम झेलना होगा, और उस सेल्फ डाउट से लड़ना होगा जो हर क्रिएटिव इंसान के अंदर होता है। लेकिन वही दर्द तुम्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। वो अपनी स्टोरी भी बताता है। कई साल तक उसका ब्लॉग कोई नहीं पढ़ता था। लोग हंसते थे, कहते थे तू फिलोसोफर बन गया, पर उसने लिखना नहीं छोड़ा। हर वीक वो एक नया पोस्ट डालता, हर बार थोड़ा बेहतर, और फिर एक दिन वही राइटिंग दुनिया की मिलियन लोगों तक पहुंची, क्योंकि वो परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बेटर बनने के लिए फेल करता रहा। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग, जिसे मार्क प्रैक्टिकली अपनाता है। वो कहता है, फेलियर को इंसल्ट मत समझो, फीडबैक समझो। हर बार जब कुछ गलत हो, खुद से पूछो, इसमें मेरे लिए क्या लेसन है, क्योंकि हर फेलियर तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए एक नोट छोड़कर जाता है। अगली बार ऐसे करना, और धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि लाइफ तुम्हारे खिलाफ नहीं, वो तुम्हें पॉलिश कर रही है। जैसे हीरा घिसे बिना चमकता नहीं, वैसे इंसान भी बिना ठोकरों के नहीं निखरता। मार्क इस चैप्टर को एक पावरफुल रिफ्लेक्शन से खत्म करता है। The magnitude of your success is determined by how many times you failed at something. तो अगर तुम गिर रहे हो, अगर तुम्हारे अंदर डर है, अगर तुम आज हार महसूस कर रहे हो, तो याद रखो तुम रास्ते में हो, क्योंकि हारने की हिम्मत ही जीत की पहली निशानी है। सक्सेस एक रिजल्ट नहीं, वो एक हैबिट है, गिरने, उठने और फिर से कोशिश करने की। और शायद असली ग्रेटनेस वही है जहां तुम फेल होकर भी खुद पर हंस सकते हो और अगली सुबह फिर से शुरू कर सकते हो। चैप्टर 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। कभी सोचा है कि हम हाँ बोलते हुए कितनी बार खुद ना कह देते हैं? कितनी बार हमने किसी को खुश करने के लिए वो किया जो हमें खुद तोड़ गया?
मार्क मैनसन कहता है, अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट अबाउट सेइंग yes to everything. It's about knowing what deserves your yes and having the courage to say no to the rest. वो कहता है, मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी है द फियर ऑफ रिजेक्शन. हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें. हम हर जगह फिट होना चाहते हैं, हर दोस्त के ग्रुप में, हर रिलेशनशिप में, हर सोशल सर्कल में. लेकिन आयरनी ये है कि जब तुम हर किसी को यस कहने लगते हो, तब तुम्हारी सेल्फ धीरे धीरे मिटने लगती है. वो एक कहानी सुनाता है. एक लड़की थी जो हर किसी की मदद करती थी, हर वक्त अवेलेबल, हर वक्त स्माइलिंग. लोग उसे कहते थे, तुम कितनी स्वीट हो. लेकिन अंदर से वो खाली थी, एग्जॉस्टेड थी. क्योंकि हर बार जब उसने यस कहा, वो अपने आप से नो कह रही थी. और एक दिन वो टूट गई क्योंकि उसने अपनी बाउंड्रीज खो दी थी. मां कहता है, रिजेक्शन मेक्स योर लाइफ बेटर. क्योंकि जब तुम रिजेक्ट करते हो, तब तुम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हो. हर ना एक डेक्लेरेशन है कि तुम कौन हो और कौन नहीं हो. हर बार जब तुम किसी चीज को मना करते हो, तब तुम अपनी एनर्जी, अपनी डिग्निटी और अपनी पीस को बचाते हो. वो कहता है कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट भी बाउंड्री से ही जन्म लेते हैं. अगर तुम हर समय यस कहते हो, तो लोग तुम्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं. पर जब तुम साफ कहते हो, नहीं, ये मेरे लिए सही नहीं है, तब लोग तुम्हें समझना शुरू करते हैं. तब तुम्हारा हाँ तभी कीमती बन जाता है. मार्क लिखता है, वी नीड टू रिजेक्ट समथिंग, अदरवाइज वी स्टैंड फॉर नथिंग. अगर तुम हर चीज को एक्सेप्ट कर लोगे, तो तुम्हारे अंदर कोई डायरेक्शन नहीं बचेगी. क्योंकि पर्पस क्लैरिटी से आता है और क्लैरिटी रिजेक्शन से. वो रिश्तों की बात करता है जहां लोग सोचते हैं कि प्यार मतलब एवरीथिंग इज यस. लेकिन वो कहता है, ट्रू लव इजंट अबाउट नेवर सेइंग नो, इट्स अबाउट हैविंग द ऑनेस्टी टू से नो व्हेन इट मैटर्स. हेल्दी रिलेशनशिप्स वही है जहां दो लोग एक दूसरे से ईमानदारी से ना कह सकते हैं, बिना डर के, बिना गिल्ट के. फिर वो कमिटमेंट की बात करता है. आज की जेनरेशन कमिटमेंट से डरती है क्योंकि उन्हें लगता है कि कमिटमेंट मतलब फ्रीडम खो देना. लेकिन मां कहता है, ये सोच उल्टी है. फ्रीडम थ्रू कमिटमेंट, दैट्स द पैराडॉक्स. जब तुम एक डायरेक्शन में पूरी तरह समर्पित हो जाते हो, तो बाकी सब डिसीजंस आसान हो जाते हैं. क्योंकि अब तुम हर शाइनी डिस्ट्रैक्शन के पीछे नहीं भागते. तुम्हारी एनर्जी अब बिखरती नहीं, वो एक जगह केंद्रित हो जाती है. वो लिखता है, द डीपर योर कमिटमेंट, द फ्रीयर यू बिकम. क्योंकि अब तुम हर छोटी चीज की चिंता नहीं करते. अब तुम्हें पता है कि क्या मायने रखता है और क्या नहीं. और यही क्लैरिटी तुम्हें पीस देती है. कभी कभी ना कहना क्रुएल्टी नहीं, कंपैशन होता है. क्योंकि जब तुम झूठे हाँ से किसी को खुश करते हो, तब तुम दोनों को धोखा दे रहे होते हो. लेकिन जब तुम सच्चे ना से अपनी बाउंड्रीज बताते हो, तब तुम दोनों को ग्रो करने का मौका दे रहे होते हो. मार्क इस चैप्टर को एक पावरफुल लाइन से खत्म करता है, द मोर समथिंग थ्रेटन्स योर आइडेंटिटी, द मोर यू शुड प्रोबेबली बी डूइंग इट. मतलब जिस चीज से तुम डरते हो, वो शायद वही चीज है जो तुम्हें बढ़ा सकती है. और कई बार ना कहना भी एक तरह का करेज है, क्योंकि वो तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से जोड़ता है. तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हारे सामने दो रास्ते रखे, एक जो सबको खुश करेगा और दूसरा जो तुम्हें सच्चा रखेगा, तो याद रखना, हर ना जो तुम खुद के लिए बोलते हो, वो एक हाथ है तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए. क्योंकि बाउंड्रीज ईगो नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे शांत रूप है. और एक मीनिंगफुल लाइफ हमेशा क्लैरिटी से शुरू होती है, जहां हाँ और ना दोनों सच्चे होते हैं. चैप्टर 9, एंड देन यू डाई. कभी किसी शांत रात में तुमने आसमान की तरफ देखा है और सोचा है, एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा. ये शरीर, ये चेहरे, ये नाम, सब कुछ. कभी लगा कि हम जिस चीज के लिए इतना भागते हैं, वो सब एक दिन धूल बन जाएगा. मार्क मैनसन कहता है,
You are going to die. And that's the most liberating truth you'll ever realize. हाँ, सुनने में डर लगता है, लेकिन यही सच्चाई हमें जिंदगी की सबसे बड़ी समझ देती है। क्योंकि जब हमें एहसास होता है कि सब कुछ अस्थायी है, तभी हम समझते हैं कि क्या सच में मायने रखता है। वो लिखता है, Most of us live like we'll never die. We waste our time, we chase approval. We get angry at things that won't even matter in a week. हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। किसने क्या कहा, किसने मैसेज देखा या नहीं देखा, किसे प्रमोशन मिला, किसे नहीं। पर मौत इन सब चीजों को इररेलेवेंट बना देती है, और शायद इसी में मुक्ति छिपी है। मार्क कहता है, Our immortality projects are illusions. मतलब हम सब किसी न किसी रूप में अमर होना चाहते हैं। कोई फेम से, कोई वेल्थ से, कोई बच्चों के जरिए, कोई रिलीजन से। पर सच्चाई यह है कि ये सब सिंबल्स हैं, एक असली डर को ढकने के लिए, मृत्यु का डर। लेकिन जो व्यक्ति इस डर का सामना करता है, वो पहली बार सच में जीना शुरू करता है। क्योंकि मौत से इनकार करने वाला इंसान हर पल अधूरा जीता है, पर मौत को स्वीकार करने वाला इंसान हर पल को पूरा जीता है। वो एक कहानी बताता है उसके दोस्त जोश की, जो 29 साल की उम्र में मर गया। मार्क उस समय शॉक में था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि जोश की मौत ने उसकी आंखें खोल दी। उसे पहली बार समझ आया कि टाइम कितना फ्रेजाइल है और कितना कुछ हम टालते रहते हैं, ये सोचकर कि कल करेंगे। मार्क कहता है, डेथ इज द ओनली थिंग दैट कैन गिव लाइफ मीनिंग, बिकॉज विदाउट डेथ एवरीथिंग वुड फील इन्फिनिट एंड देयरफॉर मीनिंगलेस। डेथ हमें अर्जेंसी सिखाती है। वो याद दिलाती है कि अगर कुछ कहना है तो अभी कहो, अगर किसी से प्यार जताना है तो अभी जताओ, अगर किसी गलती की माफी मांगनी है तो आज मांगो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। और यही एहसास हमें छोटे छोटे पलों की कद्र करना सिखाता है। कभी किसी पुराने गाने में, कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी दोस्त की हंसी में हम वो अनंत खोज लेते हैं जिसे हम हमेशा बाहर ढूंढ रहे थे। मार्क इस विचार को द सनी साइड ऑफ डेथ कहता है। वो कहता है कि मौत अंधेरा नहीं है, वो रोशनी है जो हमें सिखाती है कि हर सांस कितनी कीमती है। वो तुम्हें अहंकार से निकालकर विनम्रता में लाती है। वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा समय सीमित है, तो उसे दूसरों की परवाह में, डर में या दिखावे में मत गंवाओ। कभी सोचना, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल बचा है, तो तुम क्या करोगे? किससे प्यार करोगे? किसे माफ करोगे? किस चीज की परवाह छोड़ दोगे? मार्क कहता है, live that way now, because that's the only way to live without regrets. वो लिखता है, you are not special, you are just one of the billions. But that doesn't mean your life is meaningless. It means your meaning will come from connection, not from ego. डेथ हमें सिखाती है कि जिंदगी का मूल्य हमारे अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि हमारे इम्पैक्ट में है। कैसे हमने किसी का दर्द कम किया, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई, या किसी को यह एहसास दिलाया कि वो अकेला नहीं है। और जब तुम्हें ये समझ आ जाती है, तो हर दिन एक गिफ्ट बन जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है, तो ग्रैटिट्यूड का एक वेव तुम्हारे अंदर उठता है, क्योंकि तुम जानते हो एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। पर आज तुम्हारे पास एक और मौका है जीने का। मार्क मैनसन इस पूरी किताब का अंत एक ऐसी सिंप्लिसिटी से करता है जो किसी दर्शन शास्त्र से भी ज्यादा सच्ची लगती है। You die, that's the end. So what will you do with the small time you have left? शायद यही किताब का असली मीनिंग है। ना तो सब कुछ ठीक होगा, ना सब कुछ हमारे हिसाब से चलेगा, लेकिन अगर हम सही चीजों की परवाह करें, तो जो थोड़ा समय हमारे पास है वो भी अनंत जैसा लगेगा। तो आखिर में बस एक बात याद रखना, जिंदगी लंबी नहीं, गहरी होनी चाहिए। और जब आखिरी दिन आए, तो तुम ये कह सको, मैंने सच में जिया, बिना डर के, बिना दिखावे के, और सही चीजों की परवाह करते हुए। किताब खत्म हुई,
पर बात नहीं, क्योंकि द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग AFC के कोई सेल्फ हेल्प मैनुअल नहीं। ये एक मिरर है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। मार्क मैनसन हमें सिखाता है कि जिंदगी में मैटर करने वाली चीजें बहुत कम होती है और हम ज्यादातर वक्त उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनका कोई मतलब नहीं। हम हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देते हैं, हर बार यस बोलते हुए अपने अंदर की आवाज को नो कह देते हैं। लेकिन असली मैच्योरिटी तब आती है जब तुम ये समझते हो कि सब कुछ अच्छा होना जरूरी नहीं, कि दुख, असफलता, रिजेक्शन और मौत ये सब जिंदगी का हिस्सा है और इन्हीं से उसका अर्थ बनता है। मार्क कहता है, द ट्रूथ इज लाइफ इज नॉट अबाउट बीइंग हैप्पी ऑल द टाइम, इट्स अबाउट केयरिंग फॉर व्हाट ट्रूली मैटर्स। और यही बात तुम्हें शांत कर देती है, क्योंकि जब तुम बेवजह की परवाहें छोड़ देते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ वो बचता है जो असली है। कभी कभी खुश होने की कोशिश छोड़ देना ही खुश होने का पहला कदम होता है। कभी सही साबित होने का मोह छोड़ना ही सच्ची बुद्धिमानी की शुरुआत होती है और कभी हर चीज पाने की चाह छोड़ना ही इनर पीस का रास्ता बनता है। तो आज बस एक सवाल अपने दिल में छोड़ दो, क्या जिन चीजों की मैं परवाह करता हूं वो सच में मेरी जिंदगी के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब तुम सही चीजों की परवाह करना सीख जाते हो तो बाकी सब अपने आप फेड हो जाता है। तुम्हारा माइंड हल्का होता है, तुम्हारा दिल साफ होता है और तुम्हारी जिंदगी आखिरकार तुम्हारी बन जाती है। और जब आखिरी सांस आएगी तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा कि तुमने सब कुछ नहीं पाया, बल्कि सुकून होगा कि तुमने सही चीजों को अपनाया। अगर तुम्हें ये किताब और ये विचार कुछ सोचने पर मजबूर करें तो कमेंट में बताओ इस किताब से तुम्हें कौन सा ट्रूथ सबसे ज्यादा छू गया, क्योंकि शायद तुम्हारे शब्द किसी और की क्लैरिटी बन जाए। और अगर तुम चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसी ही गहराई से भरी किताबें तुम्हारे कानों तक कहानी बनकर पहुंचे तो चैनल ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम सोच को बदलते हैं।